गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज। देखिए 1985 में जॉन्टिगन और विल्हेम ने एक्स किरणों की खोज की थी। इसके बाद एक्स किरणों की प्रकृति को जानने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स हुए, क्योंकि एक्स जो रेज होती हैं, एक्स रेज जो होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखती हैं और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो एंगस्ट्रम ऑर्डर की होती है। 1912 में लाउए ने ये सजेस्ट किया कि एक्स रेज के लिए क्रिस्टल जो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं वो एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए बेस्ट ग्रेटिंग का वर्क कर सकते हैं। एज अ ग्रेटिंग यूज़ हम उनको कर सकते हैं। एक्सरेज के लिए जो क्रिस्टल है वो एक तरह से स्पेस ग्रेटिंग के समान कार्य करता है। ये समतल ग्रेटिंग से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि समतल ग्रेटिंग में विवर्तन केंद्र एक ही समतल में होता है, जबकि क्रिस्टल में, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, कि क्रिस्टल में बहुत सारे प्लेन्स डिफरेंट अलाइनमेंट्स डिफरेंट एंगल्स पे अलाइंड होते हैं। पैरेलल उनका सेट, पैरेलल प्लेन्स का सेट होता है जो डिफरेंट एंगल्स पे अलाइंड होते हैं। तो बहुत सारे समतल होते हैं क्रिस्टल में, इसलिए इसे समतल ग्रेटिंग के समान हम नहीं मान सकते हैं, बल्कि हम इसे स्पेस ग्रेटिंग की तरह मान सकते हैं। तो जब लाउए ने सजेशन दिया तो इसके बाद फ्रेडरिक और नेपिंग ने 1912 में क्रिस्टल के द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन का प्रयोग किया। इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब है हमारे पास लेफ़्ट साइड में, जहाँ से टारगेट सोर्स से हमें एक्सरेज मिल रही हैं। एक्सरेज को हम स्लिट्स S1 और S2 से गुजारते हैं, जिसके बाद से हम किसी क्रिस्टल पे आपतित करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जिंक सल्फाइड का एक क्रिस्टल लिया, तो जिंक सल्फाइड क्रिस्टल पे, जैसे जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, तो इस क्रिस्टल पर एक्स किरणों को आपतित किया जाता है, जिसके बाद एक्स किरणों का विवर्तन होता है। विवर्तित एक्स किरणों को जब हम एक प्लेट पर, फोटोग्राफिक फिल्म पर इसको हम लेते हैं, तो हमें एक पैटर्न मिलता है। देखिए यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म पर हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये किसी सिस्टम की तरह वर्क कर रही हैं। तो इसको समझने के लिए, ये जो पैटर्न हमें मिला, इस पैटर्न को समझने के लिए ब्रैग ने अपनी एक इक्वेशन दी, जो कि इस पैटर्न पे बिल्कुल सटीक बैठती है। तो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि ब्रैग ने किस तरह से अपना जस्टिफिकेशन इसके लिए दिया। तो ये फिगर जो है हमें दिखा रहा है एक्सरे डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए क्रिस्टल। ये जो तीन पैरेलल प्लेन्स हमें दिखाई दे रहे हैं, समतल हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर समतल पहला और जो दूसरा प्लेन है, इस पर हम एक्सरेज हमारी आपतित हो रही है। यहाँ पर दो समतलों पे, दो पॉइंट्स पे हम एक्सरेज की बात कर रहे हैं, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। देखिए यहाँ से मेरी रे आ रही है, ये आपतित किरण है, और यहाँ पर बी पॉइंट पर आपतित किरण है, और ये मेरी परावर्तित किरणें हैं। तो देखिए ये दोनों ही क्या हैं, पैरेलल रेज हैं। आपतित दो समांतर किरणें हैं, ये समांतर किरणें हैं। ये किरणें दो उत्तरोत्तर समतलों में स्थित अवयवी परमाणुओं ए और बी से परावर्तित हो रही हैं, रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं। ए बिंदु से आपतित तथा परावर्तित किरणों पर हमने लंब डाल दिया AC और AD। आपतित किरण पर लंब डाला AC और परावर्तित किरण पर लंब डाला है AD। तो देखिए यहाँ पर ये जो पथांतर मेरे पास आया, नीचे वाली जो रे है, ये कितना पाथ इसने ज़्यादा कवर किया है, दैट इज इक्विवेलेंट टू BC प्लस BD, BC प्लस BD। तो यहाँ त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD से हम BC और BD का वैल्यू निकाल लेते हैं। BC इक्वलेंट होगा BD के, जो कि इक्वल आएगा D साइन थीटा के, और D क्या है, दोनों पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस है, मतलब AB के बीच की, AB की दूरी कितनी है, D है, स्मॉल d। तो BC और BD की वैल्यू हमारे पास आती है D साइन थीटा। तो देखिए जो पथांतर है CB प्लस BD,
दोनों रेस के बीच का, वो डेल्टा इक्वलेंट टू होता है सी बी प्लस बी डी, और सी बी प्लस बी डी की वैल्यू हो गई 2d साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि समपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर है वो इक्वल होना चाहिए किसके, डेल्टा इक्वल्स टू एन लैम्डा के, एन लैम्डा के इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसका मतलब 2d साइन थीटा इक्विवेलेंट होना चाहिए एन लैम्डा के। यही जो रिलेशन आया मेरे पास, दैट इज़ 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, इसी को हम ब्रैग्स इक्वेशन या ब्रैग्स लॉ कहते हैं। यह समीकरण अंतरतलीय दूरी d, पृष्ठ स्पर्शी कोण थीटा, थीटा एंगल कौन सा है, जो कि परावर्तित किरण और आपतित किरण प्लेन से बना रही है। आपतित किरण कितने एंगल पे आपतित हो रही है, थीटा पे, और उसी एंगल पे परावर्तित होती है। तो थीटा तथा एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य लैम्डा के मध्य संबंध को व्यक्त कर रहा है। लैम्डा क्या है, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य है, जो कि एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। और किसी समतल में, किसी क्रिस्टल में जो एटम्स के बीच की डिस्टेंस है वो भी क्या है, एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। इसीलिए हमने क्या चुना है, एक्स किरणों के विवर्तन के लिए किसी सॉलिड क्रिस्टल को चुना है। ब्रैग के नियम की सहायता से देखिए स्पष्ट है कि एक्स किरणों के किसी तरंगदैर्घ्य के लिए डी का न्यूनतम मान क्या होगा, डी इक्वल्स हो जाएगा एन लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। डी इक्वल्स टू एन लैम्डा ओवर 2 साइन थीटा। डी का मान न्यूनतम कब संभव है, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम की वैल्यू होती है 1। सो डी मिनिमम इक्वल्स टू हो गया एन लैम्डा बाई 2। प्रथम कोटि विवर्तन के लिए एन इक्वल्स टू 1 हो जाता है, तो डी मिनिमम हो गया मेरा लैम्डा बाई 2। मतलब कि किसी भी क्रिस्टल के द्वारा एक्स किरण का विवर्तन कब पॉसिबल है, जब उसके प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम से कम लैम्डा बाई 2 के ऑर्डर की होनी चाहिए। मतलब जिस रेस का, जिस प्रकाश का वो विवर्तन कर रहा है, उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की आधी दूरी के बराबर, कम से कम आधी दूरी के बराबर उसके अणुओं के बीच की दूरी, या समतल जो उसके प्लेन्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस होनी ही चाहिए। तो अतः ब्रेग परिवर्तन कब संभव होगा, जब जालक समतलों की मध्य की दूरी या तो इक्वल होगी या बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी लैम्डा बाई 2 के। कम से कम लैम्डा बाई 2 होनी चाहिए, और ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। अर्थात तरंगदैर्घ्य जो हुई लैम्डा, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 2d होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस मटेरियल्स। देखिए बहुत टाइप के सॉलिड मटेरियल्स या डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स की हम बात करते हैं। तो सॉलिड में 3 बेसिक टाइप के मटेरियल्स हो सकते हैं अरेंजमेंट के आधार पर, एटॉमिक अरेंजमेंट के आधार पर। तो देखिए फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन। जैसा कि डायग्राम में, फिगर में आपको दिख रहा है, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स में जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होते हैं, एटम होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या होते हैं, एक वेल पैटर्न में अरेंज होते हैं, वेल डिफाइंड पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो ये इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है, लंबी दूरी तक इनका जो ये पैटर्न है ये बना रहता है। इसलिए, और ये क्रिस्टलीय ठोस में पूरे क्रिस्टल के संपूर्ण आयतन में इनकी व्यवस्था बनी रहती है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे जो धातुएं होती हैं, हमारी मेटल्स होते हैं, जैसे कॉपर है, चांदी है, गोल्ड है, लाइक इनमें जो एक कोष्ठिका होती है, यूनिट सेल होती है, उसमें एक ही परमाणु होता है। और हो सकता है कि कुछ जो जटिल क्रिस्टल संरचना होती है उनमें एक उसकी यूनिट सेल में 2 या 2 से अधिक अणु या परमाणु भी हो सकते हैं। इसी तरह से जो सेकंड फिगर है वो बता रहा है हमें बहुक्रिस्टलीय। बहुक्रिस्टलीय में क्या होता है इसमें ये जो रेणु हमें बता रहा है, रेणु क्या है, रेणु है सूक्ष्म या लघु क्रिस्टल संरचना को बताता है। इसमें कुछ दूरी तक, बहुत स्मॉल डिस्टेंस तक एटॉमिक अरेंजमेंट मिलेगा हमें। तो वो जो रीजन होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेणु कह रहे हैं। और ये रेणु की बाउंड्री को बता रहा है, मतलब एक बाउंड्री तक इसमें अरेंजमेंट होगा, उसके बाद फिर से दूसरे डायरेक्शन में, जैसे हमने पढ़ा था क्रिस्टल्स में डिफरेंट अलाइनमेंट पे प्लेन्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट अलाइनमेंट्स पे अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ग्रेन होता है और ग्रेन बाउंड्रीज होती हैं। रेणु में ग्रेन्स होते हैं और ग्रेन्स बाउंड्रीज होती हैं। तो इस तरह से सिंगल फेज इंटरफेस होता है, मतलब कि
जिसके दोनों तरफ जो पार्टिकल्स हैं या ग्रेन्स हैं, वो उनका जो ओरिएंटेशन है वो सेम होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। इसके दोनों तरफ एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो एक जैसा होगा। तो इनके जो बहुक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जो विभिन्न आकार तथा अभिविन्यास के क्या बनाते हैं, क्रिस्टलों या हम कहें ग्रेन्स बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इस तरह से डिफरेंट जो सिरेमिक चट्टानें हैं, बर्फ़ है आदि बहुक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। फिर है अमोर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस। इसके एग्जाम्पल जैसे कांच है, प्लास्टिक, रबर, रेजिन आदि में हम इसमें फिगर से देख सकते हैं कि इसमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं है एटम्स का, डिफरेंट रैंडमली इसी तरह ऐसे ही अरेंज हैं ये। तो इनमें क्या है, कोई भी निश्चित ज्योमेट्री नहीं पाई जाती है। इनकी संरचना दीर्घप्रास नियमितता की कमी होती है। इनमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, कोई भी अरेंजमेंट वेल पैटर्न नहीं होता है। इस तरह से इनका संरचना होती है। तो देखिए इनको एक हम एक्स किरण विवर्तन से किस तरह से किसी भी मटेरियल की ज्योमेट्री को या उसकी संरचना को हम समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है पैटर्न है एक्स किरण के विवर्तन के, जो हमने इसमें देखा था। ये जो ट्यूब से हमें यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट पर जो पैटर्न मिलता है, ये पैटर्न हर एक क्रिस्टल या हर एक सॉलिड क्रिस्टल के अकॉर्डिंग हमें मिलता है। तो देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले अक्रिस्टलीय की, ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनका एक्स रेज डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न है वो हमें इस तरह से मिलता है। यहाँ पर हमें कोई भी मैक्सिमा नहीं मिल रहा है, किसी भी एंगल पे इंटेंसिटी एक्स रेज की हाई नहीं होगी। ये इसी तरह से बिल्कुल ब्रॉड शेप में हमें पैटर्न मिलेगा और ये क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का होता है। सेकंड, बहुक्रिस्टलीय में क्या होता है, बहुक्रिस्टलीय में थोड़ी ब्रॉड पीक्स हमें मिलेंगी, पीक्स तो मिलेंगी डिफरेंट एंगल्स पे, लेकिन थोड़ी ब्रॉड मिलेंगी। इसी तरह से क्रिस्टलीय ठोस में बिल्कुल शार्प पीक्स हमें मिलती हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल्स पे हमें शार्प पीक्स मिलती हैं। इससे हमें ये जो पैटर्न होते हैं इनसे हमें क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन के बारे में हम पता लगा सकते हैं। बहुत बार होता है कि जब हम किसी मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं तो इनिशियली वो क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो पाता है उसका, तो हम जब उसका चेक करते हैं उसे कि क्रिस्टल फॉर्म हुआ है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक्स-रे डिफ्रैक्शन करते हैं। एक्स-रे डिफ्रैक्शन में हम ये पैटर्न देखते हैं। तो सपोज़ कीजिए मुझे इस तरह का पैटर्न मिल रहा है, तो मैं क्या समझूंगी कि अभी क्रिस्टल फॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ है, तो मैं उसको और हीट करती हूँ और टेम्परेचर पे उसको रखती हूँ कुछ टाइम के लिए। तो क्या होता है, जैसे टेम्परेचर मिलता है तो क्रिस्टल ग्रो करता है, क्रिस्टल ग्रोथ होती है। तो क्रिस्टल ग्रोथ होती है तो क्रिस्टलाइजेशन जब हो जाता है तो अगेन मैं उसका वो एक्स-रे डिफ्रैक्शन करती हूँ, तो मुझे अगर इस तरह का पैटर्न मिल रहा है, शार्प पीक्स मिल जाती हैं, तो दैट मीन मेरा मटेरियल बन चुका है, क्रिस्टलीय फॉर्म में आ चुका है। तो इस तरह हम पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लेंगे चैप्टर, वो लेंगे हम एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। थैंक यू।